अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से जिस ख़ास मैच का इंतज़ार था, पाकिस्तान और भारत के आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का बड़ा अहम मैच, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई होती हैं। उम्मीद भी यही थी कि बड़ा सख्त और कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन उम्मीदों से बिल्कुल बरक्स हुआ। नतीजा भी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स ही आया। जी हाँ, पाकिस्तान आज का मैच हार गया। भारत 6 विकेटों से ये मैच जीत गया। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेज़बानी में कामयाबी से जारी है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सफ़र इस टूर्नामेंट से आज के मैच के बाद, भारत से हारने के बाद ख़त्म होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के लिए अगर मगर का खेल तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपना पहला ग्रुप मैच हारने के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन आज पाकिस्तानी रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान मैच हार चुका है। पाकिस्तानी टीम में बड़े बड़े नाम हैं, मगर भारत के ख़िलाफ़ हमारी बैटिंग चली ना ही बॉलिंग। सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये वही कारकर्दगी थी जिसके लिए पाकिस्तान पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी के साथ टीम मैदान में नहीं उतरी, कोई गेम प्लान लग नहीं रहा था जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि भारत जैसी तगड़ी टीम को काबू कैसे करना है। हार जीत ज़ाहिर है खेल का हिस्सा होती है, लेकिन जो फाइट पाकिस्तानी शायकीन आज इस हाई वोल्टेज टाकरे में देखना चाह रहे थे, वो देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया, लेकिन शुरू ही से भारतीय बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन प्रेशर में नज़र आई। बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने क्रीज पर सेट होने की कोशिश की, लेकिन जब मैच बनाने की बारी आई तो सब एक के बाद एक आउट होते चले गए। पूरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 3 छक्के ही लगा सकी, और बल्लेबाज विकेटें बचाने के लिए स्लो खेलते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई टेस्ट सीरीज़, कोई टेस्ट मैच देख रहे हैं। मगर फिर भी पूरी टीम पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। पाकिस्तान ने इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 242 रन्स का टारगेट दिया, जो शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम के आगे कुछ भी नहीं था। दुबई की जिस पिच पर गेंद पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बैट पर चढ़ नहीं रही थी, आ नहीं रही थी, उसी पिच पर भारतीय बल्लेबाज खुलकर कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए नजर आए। विराट कोहली की शानदार इनिंग्स ने भारत की जीत में बड़ा अहम रोल प्ले किया। विनिंग शॉट खेली, चौके के साथ उन्होंने उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की। पाकिस्तान से पहले इंडिया बांग्लादेश को भी जो है वो मैच हरा चुका है, जिसके बाद भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया, जबकि पाकिस्तान भारत से पहले न्यूजीलैंड से भी मैच में बुरी शिकस्त खा चुका है। 19 फरवरी को कराची स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 321 रन्स का टारगेट दिया था, लेकिन उसमें पाकिस्तानी टीम 260 रन्स पर ही ढेर हो गई थी। उस मैच में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर एतराज़ात उठे कि जदीद दौर में ये 90 की दिहाई जैसी इतनी स्लो बैटिंग क्यों कर रहे हैं। मगर आज भारत के ख़िलाफ़ मैच में भी पाकिस्तानी बल्लेबाज वही गलतियां दोहराते नज़र आए। क्या वजह है कि बाबर आजम के बल्ले में वो रवानी नज़र आई, ना ही शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में वो एक जोश नज़र आया जो एक उनका खासा है। इसमें कोई शक नहीं कि शाहीन अफरीदी ने आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जल्दी आउट किया, मगर उसके बाद पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम पर प्रेशर जो एक बनाना चाहिए था वो बनाने में नाकाम रही। नाज़रीन, आपको याद होगा जब 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने आई थीं, तो सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया था। उस मैच में ओपनर फ़खर जमान ने शानदार सेंचुरी भी स्कोर की थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान को बचाने के लिए फ़खर जमान था, ना ही मोहम्मद आमिर। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहले मैच में फ़खर जमान इंजर्ड होकर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और आज पूरी टीम भी इवेंट से बाहर होने के करीब पहुंच गई है, ऑलमोस्ट आउट हो ही गए हैं इवेंट से। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के ख़िलाफ़ मैच में पाकिस्तान क्यों इतना प्रेशर में नज़र आता है। आज के मैच में गलतियां कहाँ हुई? क्या टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फ़ैसला दुरुस्त था? पाकिस्तान का अगला मैच बांग्लादेश से है। अभी भी क्या कोई इम्कान बाकी है कि सेमीफाइनल तक हम पहुंच जाएं, या गेम इज़ ओवर? इसी पर मैं बात करूंगी। वसीम बारी साहब हैं, साबिक
क्रिकेटर हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो पाकिस्तान ने वसीम बारी साहब जो 242 रन का टारगेट दिया, वो एक अच्छा स्मार्ट टारगेट आप कह सकते हैं उसको? कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जो बैटिंग है वो नंबर 9 नंबर तक बैटिंग है और बहुत मजबूत बैटिंग है। जो है वो बैटिंग है, तो उनकी टीम के लिहाज से तो ये टारगेट बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन बेसिक मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने 260 रन बनाए और 60 रन से आप हार गए, और उससे आप नजर आ रहा था कि अगर आप देखेंगे इंग्लैंड की कारकर्दगी और ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी और न्यूजीलैंड की कारकर्दगी और हिंदुस्तान की कारकर्दगी, अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान टीम सबसे वीकेस्ट नजर आ रही है। वीक क्यों नजर आ रही है? एक तो उनकी कोई स्पिनर इनके पास नहीं है, स्पिनर्स की डेप्थ नहीं है। फास्ट बॉलर 90 रन दे रहे हैं, फास्ट बॉलर जो समझे जाते थे कि जी हमारी बैटिंग हमारी बड़ी जो है नहीं वो नाकिस रही, नाकाम रही, बड़ा स्कोर हम नहीं दे सके। आप देखें ना, एक विकेट गिरती थी, अगले ही ओवर में दूसरा खिलाड़ी गिर जाता था, तो जम के कोई खेल नहीं पाया। देखिए बात सारी ये है कि रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक नहीं की, पार्टनरशिप नहीं की। आज देखिए जिस तरीके से रिजवान और शकील आउट हुए हैं, उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की है। अगर सीनियर प्लेयर्स अपनी विकेट थ्रो करें तो ये एक बैड मैसेज जाता है लड़कों को टीम के पास। तो एक ओवर में कैच छूटा, दूसरे ओवर में फिर आउट हो गए। एक ओवर में कैच छूटा शकील का और दूसरे ओवर में फिर आउट हो गए। तो ये विकेट थ्रो करेंगे तो आप कैसे अच्छी टीम के खिलाफ खेलेंगे? आपने डॉट बॉल्स कितनी 80-90 तो डॉट बॉल्स खेली और अब 5 बॉलर्स ने 90 रन दिया, विकेट कोई नहीं दी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आपकी प्लानिंग तो नजर आ रही थी, तो रिजल्ट यही होना था जो हुआ है। तो हम कह दें गेम इज ओवर, न्यूजीलैंड से हार गए, भारत से आज हार गए, बांग्लादेश के खिलाफ आप कुछ भी कर लें, जीत भी जाएं तो कुछ होने वाला नहीं है, सेमीफाइनल तक तो नहीं पहुंच सकते, यही इम्कानात है। और फील्डिंग में ऐसा कैसे छोड़े न्यूजीलैंड के मैच में और एनर्जी कोई नजर नहीं आ रही। ना बैटिंग में एनर्जी नजर आ रही है, ना बॉलिंग में एनर्जी नजर आ रही है, ना फील्डिंग में एनर्जी नजर आ रही है। और क्या ये जो वजह कहा जा रहा था कि भारत की मर्जी की पिच होगी, भारत ही आईसीसी है, वो वहां पे पिच भी उनकी मर्जी की बनेगी, तो हम देख रहे थे जो बॉल उनके बल्ले पे चढ़ रही थी भारत के बल्लेबाजों के, हम तो कैच ही नहीं कर पा रहे थे उस बॉल को। अमूमन ये होता है कि जब थोड़ी सी ड्यू पड़ती है तो बॉल बल्ले पर ज्यादा अच्छी तरह आता है, तेज आता है और रोककर नहीं आता है। सुबह बॉल जब रोककर आ रही थी तो शॉट मारना मुश्किल था। अब जब शाम का वक्त होता है, ड्यू थोड़ी सी पड़ती है तो बॉल थोड़ी सी गीली हो जाती है, जब गीली बॉल हो जाती है तो बल्ले पर अच्छी आती है। आपने देखा कि हिंदुस्तान के बैट्समैनों ने बहुत अच्छे स्ट्रोक खेले, बिल्कुल, और उनको तकलीफ नहीं हो रही थी बैटिंग करते हुए। पार्टनरशिप उन्होंने की, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक की, जो बेसिक चीजें क्रिकेट की वो फॉलो की, और जीत भी चौके पे थी उनकी। और पाकिस्तानी बैट्समैनों को बहुत अच्छी गेंद की। स्पिनर ने, कुलदीप ने तो 3 विकेट ली, पाकिस्तान के पास तो स्पिनर ही नहीं है। सिलेक्शन कैसी की है ऑन द विकेट, जो टर्निंग विकेट है, जो स्लो विकेट है, उसमें टीमें 3 स्पिनर खिला रही हैं, और पाकिस्तान में 3 टीमें स्पिनर कोई है ही नहीं। तो आप देखेंगे जब इस किस्म की प्लानिंग होगी और इस किस्म की बेसिक प्लान होगा और परफॉर्मेंस नहीं होगी तो रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक। वसीम बारी साहब बहुत शुक्रिया, साबिक क्रिकेटर हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया आप। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पीटीआई की तरफ से ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की तैयारियों और ईद के बाद एहतजाज के प्लान के बीचों बीच लीगी हुकूमत भी सियासी मैदान में उतरती नज़र आ रही है।
एक तरफ पीटीआई भी अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने के लिए दूसरी सियासी जमातों को मना रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून हम देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में उन्होंने 2 जलसे कर लिए हैं। पहला नारोवाल में किया जलसा, फिर गुज़श्ता रोज़ डीजी खान में पावर शो किया। 2 जलसे करने के बाद नून लीग जहां अपनी सियासी मुखालिफ पीटीआई को दिन की रोशनी में जलसा करने का चैलेंज दे रही है, वहीं अपने जलसों से पीटीआई के सवाबी जलसे का मवाजना भी कर रही है और सवाल उठा रही है कि अगर तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात है तो लोग इमरान खान की कॉल पर क्यों नहीं निकल रहे। हमारा हुकूमत से ये सवाल है कि आप निकलने की इजाज़त दें, फिर आप सवाल पूछें उनसे कि जब लोग निकल क्यों नहीं रहे। जब आप इजाज़त नहीं देंगे तो लोग निकलेंगे कैसे। हुकूमत ने नाज़रीन एक ऐसे वक्त में अवाम में अपना सियासी मुकदमा पेश करना शुरू किया है जब इमरान खान ईद के बाद अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मुल्कगीर एहतजाज करने का इंदिया दे चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर पाएगी या नहीं। पीटीआई पिछले 1 साल से मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करने में लगी हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक खुलकर हाँ या ना नहीं की है। लेकिन जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ये मानते हैं कि इत्तेहाद पर जवाब हमने नहीं बल्कि पीटीआई ने देना है। 2 दिन पहले उन्होंने मेरे शो में क्या कहा, ज़रा देखिए। राब्ते काफ़ी बड़े हैं। फिर मेरे और असद कैसे साहब के दरमियान जो है वो बातचीत हुई है और जवाब जो है वो पीटीआई ने देना है, हमने नहीं देना। सवाल यह है कि जेयूआई की अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने के लिए शराइत क्या हैं जिस पर पीटीआई सोच में पड़ी हुई है। सवाल ये भी है कि अगर अपोजिशन अलायंस पर बात आगे बढ़ती नहीं तो फिर पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं। अपोजिशन अलायंस से पहले तहरीक इंसाफ कई जलसे और एहतजाज करके देख चुकी है। फाइनल कॉल को भी आजमा लिया है। IMF हो, यूरोपीय यूनियन को हो, उनको ख़त लिख लिए, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को भी लेटर लिख कर देख लिए, लेकिन मुश्किलें आसान हुई ना इमरान खान को रिहाई मिली। 2 दिन पहले पीटीआई वफ्द की चीफ जस्टिस से भी मुलाकात हुई। सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात के बाद पीटीआई को कोई तवक्को है कि मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली आएगी, या इस पर जो इनके साथ हो रहा है, जिसके जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया चीफ जस्टिस के साथ उन्होंने, इस पर उनको इंसाफ मिलेगा। मैं बात करूँगी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। सियासत से हटके पहले एक सवाल खेल पर करना चाहती हूँ। पूरी कौम की तरह ज़ाहिर है आपको भी इंतज़ार था, सबको इंतज़ार था पाकिस्तान और भारत के मैच का, लेकिन जिस तरीके से हारा है कितनी मायूसी हुई, एक्सपेक्टेड था, क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे, हार तो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि अलैसल इंसाना इल्ला मा सआ, आपके लिए और कुछ भी नहीं लेकिन वही जो आप मेहनत करते हैं। दुनिया का हर मैदान अल्लाह ताला उसी को देता है जो मेहनत करता है, जो जान मारता है। मुसलमान को ये एक एडवांटेज है कि अगर वो मेहनत करे तो साथ में अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होती है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपने उस तरह से जान नहीं मारी, अगर आपकी सिलेक्शन में फॉल्टी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं नकवी साहब, मुझे नहीं पता उनकी क्या स्पेशलिटी है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन क्या सा मुल्क जहाँ चले, खान साहब को तो आपने जेल में डाल लिया, दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर, सबसे बड़े कप्तान, लेकिन आपके पास अब भी बड़े बड़े नाम हैं। जावेद मियादाद साहब हैं, आपके पास ज़हीर अब्बास साहब हैं, आपके पास वसीम साहब हैं, शुएब अख्तर साहब हैं, आपके पास बड़े बड़े नाम आज भी हैं। साहब से कोई और काम ले लें, जो आपने लेना था वो आपने ले लिया। उनके नीचे ज़िले शाह शहीद हो गए, उनके नीचे 26 नवंबर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो उनको उस काम पे लगाएं जिस काम में वो तेज हैं। तो ये बड़ा दुख हो। देखें, आई डोंट माइंड लूजिंग इफ यू लूज बाय फाइटिंग, लेकिन अगर आपको नॉकआउट कर दिया जाए, यानी कि आप एक हारा हुआ मैच खेल रहे हैं, वहाँ दुख होता है। इन्हीं मैदानों में हमने इमरान खान साहब को, शुएब अख्तर साहब को, वसीम साहब को, वकार साहब को, जावेद मियादाद साहब को, इन सब लोगों को छक्के छुड़ाते देखे। बल्कि मैं तो ये मेरी बात आप किसी स्पोर्ट्स स्टार से पूछिएगा, वसीम साहब से पूछिएगा, या आप मोइन खान से पूछिएगा, या वकार साहब से, एक वक्त ऐसा भी आया था हिंदुस्तान हमसे खेलने से डरता था, वो आता ही नहीं था मुकाबले के लिए। इतना हमने उनको नॉकआउट याद है हमें। सईद अनवर साहब, उनके
जब वो छक्के छुड़ाते थे बड़ा मजा आता था, वो मैचेस भी हमें याद है। बहुत अफसोस होता है, एक तरफ रावलपिंडी एक्सप्रेस स्टीमिंग इन, उधर से जनाब आपके सकलैन मुश्ताक दूसरा मार रहे होते थे, उधर से आमिर सुहेल और मोहम्मद यूसुफ साहब। क्या वो जमाना था। आज के हमारे बच्चे बेचारे, आई फील सॉरी फॉर देम कि हम उनको क्या दे रहे हैं। चलें फिर भी हम दुआ गो हैं कि यस, वी मस्ट नॉट लूज होप। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ईद के बाद आप लोग एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जब तक मौलाना का वज़न नहीं उस अलायंस में ताद में पड़ेगा तब तक बात बनेगी नहीं। मौलाना साहब की पार्टी के लोग कहते हैं कि आपके जवाब का इंतज़ार है, पीटीआई के जवाब का इंतज़ार है। ऐसा क्या कहा है, क्या मांगा है मौलाना साहब ने जो आप जवाब अभी तक दे नहीं पा रहे हैं? मेरे ख्याल में मौलाना साहब को ये मज़ा चख लेना चाहिए। सारी ज़िंदगी उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ अलायंसेज और उन चीज़ों में गुजारी है। इमरान खान साहब के साथ उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मैं तो एक और चीज़ पे खुश हूँ कि अगर हमारे नज़दीक वो आते हैं, लेकिन फिर देखें अगर हमारे पास आते हैं या अगर हम उनके पास जाते हैं, मैं समझता हूँ दोनों को फिर हाथ बिल्कुल मजबूती से एक दूसरे को पकड़ना चाहिए, फिर हाथ बिल्कुल पूरा साफ एक दूसरे से मिलाएं। देखें, मौलाना साहब बहुत बड़ी जमात के अमीन हैं, सिलसिला देवबंद के, और खान साहब मुल्क के बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं, आलम इस्लाम के बड़े लीडर हैं। और जो उन दोनों के बीच में कदर मुश्तरक है, एक तो देखें आईन के मुताबिक मुल्क चलाना, कि रूल ऑफ लॉ हो, मैंडेट की वापसी हो, रेगिंग ना हो, सिविल सुप्रीमेसी हो, ये तो बातें हैं। लेकिन एक और चीज जिस पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होता है इससे कॉज को बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, वो ये है कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम मदीना की रियासत की कॉन्सेप्ट पे बहुत बात करते थे, और उन्होंने उसवे हसन पे बड़ी बात की, वसल्लम को फॉलो करने पे बड़ी बात की। यूथ जो सबसे बड़े आइकन है इमरान खान, यूथ को ये कहते थे कि आप स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट वगैरह को छोड़ के आप वेस्टर्न स्टार्स की बजाय आप अपना आइडियल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं। मौलाना साहब तो सबको पता है कि आलम दीन है और उनके पीछे बहुत बड़े उलमा की जमात है। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इकट्ठी होती हैं, इससे जो कॉज है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना है, उसकी तरफ बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो कैसे ठीक होगा, वो अदम एतमाद की जो कैफियत है वो कब खत्म होगी? जब मौलाना की पार्टी इस बात पर एतराज़ करे या तहफ़्फ़ुज़ात उनके, क्या ये जायज़ नहीं है कि तहरीक इंसाफ जब खुद 26वीं आईनी तरमीम पर उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी वाह करते हैं, मौलाना साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि उनमें उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया, फिर उसी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम इस 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते हैं, लेकिन चीफ़ जस्टिस से मिलने चले जाते हैं अपनी बात करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने के लिए उस चीफ़ जस्टिस से जो उसी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वो चीफ़ जस्टिस बने हैं। तो ये इतना ज़्यादा एक तज़ाद है, तो क्या इन बातों पर मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ नहीं है? शादिया साहब, आपने तो जख्मों पे नमक की बजाय पूरा तेजाब की बोतल ही डाल दी है। देखें, जहाँ तक 26वीं आईनी तरमीम की बात है, उसके तो हमने खिलाफ वोट किया और मौलाना साहब ने उसको सपोर्ट किया। उनकी सोच पॉजिटिव होगी, शायद वो समझते होंगे कि, लेकिन अगर मैं देखूं तो 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट बिलखुसूस और अदलिया बिलुमूम बड़ी वीक हुई है। तो वो एक काम ऐसा था कि 26वीं तरमीम पास ना होती तो शायद बेहतर होता। लेकिन बहरहाल अब हमने आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि अपने इख्तलाफात को भुलाकर या एक तरफ रख के मुल्क के बड़े मफाद को देखा जाए। मेरे ख्याल में अगर दिल बड़ा किया जाए तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा अमर माने है जिसकी वजह से खान साहब या मौलाना साहब के बीच में फासले मजीद कम ना हो सकें। मुझे बड़ी खुशी है इस हवाले से कि इस डेवलपमेंट्स में एक चीज़ का बेहतरी बहरहाल आई है, वो ये है कि हमारे स्टेट से कम अज़ कम कोई गलत बात मौलाना के बारे में नहीं हो रही है, और मौलाना साहब भी उस बात से थोड़ा सा मेरे ख्याल में पीछे हटे हैं जो खान साहब को एक सियासी बुनियादों पे कहते थे कि यहूदी एजेंट और फलाना, वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब मोहतरम के बारे में आपने बात की है, देखिए हमारी तो कोई अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस साहब है, यहया साहब से कोई हमारी ज़ाती अनबन तो नहीं है। हमारा तो प्रोसेस पे एतराज़ है
अब प्रोसेस तो हम उसको आज भी नहीं मानते, लेकिन जो शख्स अब कुर्सी पे बैठा है हमने उससे बात करनी है। जाहिर है आप ना उसकी कोर्ट का बाइकआउट कर सकते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर सकते हैं, ना यह अफरीदी साहब से कोई हमारा जाती इख्तिलाफ है, हमारा उस प्रोसेस पे इख्तिलाफ था, है और रहेगा। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से 2/3 कभी भी हम आ गए, हम तो इसको जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं ना, जो उन्होंने मशवरा दिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि सिस्टम के से बाहर जाने से आप गुरेज करें, सिस्टम का बाइकआउट करने से गुरेज करें, आप इसे अच्छा और दुरुस्त मशवरा समझते हैं कि सिस्टम के अंदर रह के करें जो करना है? देखिए, 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो कौम लाखों की तादाद में निकल आए, 10, 15, 20 लाख निकल आए, तो फिर आप सिस्टम से बाहर भी आप सोच सकते हैं। सिस्टम से बाहर का मतलब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि आप जो जुल्म होता है उसको अवाम फिर उसको रोक सकती है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल कम से कम 15-20 लाख लोगों की निकलने की तो नहीं है। सिस्टम के अंदर फाइट करना बड़ा अहम होता है, जिससे आप रेवोल्यूशन की बजाय एवोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। और मैं तो हमेशा इस बात का दाई रहा हूँ कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए, फाइट करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। अगर वो 9 अप्रैल की रात मैं नहीं था, मैं नहीं होता, अल्लाह किसी और से काम लेता, लेकिन अली मोहम्मद को अल्लाह ने खड़ा किया। अगर वो ना होता, उसके अगले दिन फिर कौम निकल आई, अगर वो ना होती, तहरीक ही खड़ी ना होती, तो एक वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस, एक आदमी। और यही इमरान खान ने हमेशा हमें, खान साहब ने सिखाया है कि आप आखिरी बॉल तक फाइट करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने बात की है, हम तो पहले से इस पे बिलीव करते हैं। हाँ, लेकिन माजी में जो किया वो उस गलती को तो मान के आप लोग आज कह रहे हैं ना कि हाँ सिस्टम के अंदर रहते हुए फाइट करना है। माजी में कहते रहे पंजाब असम्बली आप ना तोड़ें, केपी ना तोड़ें, सिस्टम के अंदर हैं, लेकिन अब आप लोग समझते हैं कि सिस्टम के अंदर रह के ही बात बन सकती है। लेकिन मेरा तो उस वक्त भी राय थी, और जब मैं 25 जुलाई या 27 जुलाई, ये 2 तारीखों में मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा रिकॉर्ड कि मैं किस तारीख को निकला था। तो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से जब मुझे रिहाई मिली 7 गिरफ्तारियों के बाद, मैंने 2 बातें की, एक पब्लिकली मीडिया पे और एक खान साहब को मैसेज किया। और खान साहब को ये बात याद होगी, कभी आपके उनसे इंटरव्यू हो, उनसे पूछिएगा कि अली ने आपको ये बात की थी। पब्लिकली मैंने ये बात की, फरदान जेल से निकल के पहला जो मेरा इंटरेक्शन था कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और खान साहब को जब मैंने पहले मैसेज किया, क्योंकि बड़े दिन में जेल में रहा था, बहुत चीज़ों पे सोचा था, अफसोस भी था जो हम सब के साथ हुआ था, दुख भी था, थोड़ा सा गुस्सा भी था जो हमारे कुछ लोगों ने हमें छोड़ा मुश्किल में। मैंने खान साहब को मैसेज किया था कि खान साहब, इस्तीफा की बात आपको जिन लोगों ने की, हुकूमत आना जाना आम चीज़ है, हुकूमत से जाके आप अपोजिशन में बैठ जाते हैं, लेकिन आपको जिन लोगों ने इस बात पे कायल किया कि आप दोनों सूबाई हुकूमतें छोड़ें और असेंबली छोड़ दें, मैं समझता हूँ वो आपका दोस्त नहीं है। आप चेक कीजिए, अगर मैं हूँ तो फिर मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, जिसने आपको मशवरा दिया है वो आपका दोस्त नहीं है। ये मेरा मैसेज खान साहब के पास रिकॉर्ड में आज भी पड़ा होगा कि अगर हम वो हुकूमतें ये बात तो परवेज इलाही साहब भी कहते थे कि बड़ा कायल किया, बड़ा समझाया कि आप पंजाब असेंबली ना तोड़ें। खान साहब जो थे, उनके जहन में ये था या उनको ये बताया गया था कि अगर आप तोड़ेंगे तो आईन के मुताबिक आपको फौरी इलेक्शन मिल जाएगा। आईन पे उन्होंने अमल करना होता तो रजीम चेंज करते, आईन पे अमल करना होता तो जिले शाह को मारते, आईन पे अमल करना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अब अगर आप पीछे मुड़ के देखें, मैं समझता हूँ कि खान साहब हमेशा आखिरी बॉल तक लड़ने वाला आदमी है, मुकाबला करने वाला आदमी है। क्योंकि अगर वो ना करने वाले होते, अब देखिए आज से 27-25 साल पहले लोग खान साहब का मजाक उड़ाते थे, इनके तो वोटर का शनाख्ती कार्ड नहीं है, इनकी तो तांगा पार्टी है। वो जो लोग जिनको तांगा पार्टी जो इनको कहते थे, इनके नाम मुझे आज भी इधर लिखे हुए हैं, क्योंकि हम वो बातें जब सुनते थे हमें दिल को तकलीफ पहुंचती थी। वो तांगा पार्टी वाले इमरान खान साहब से टिकट मांगते रहे, और वो जो इमरान खान के पीछे बातें करते थे बड़ी गलत, उस शख्स का भी नाम मेरे जहन में है। खान साहब के बारे में कहते हैं कि बनी गाला में बैठा है, ये करता है, वो करता है। मैंने फिर उनको देखा कि सनल के टिकटॉक के लिए इमरान खान के पीछे वो भागते रहे। तो ये अल्लाह ताला कैसे सारा कुछ बदलता है। तो इंशाल्लाह हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं। जो लोग हमें चैलेंज कर रहे हैं कि जलसा करके दिखा दें, उनको इसका जवाब मैं लेना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अगर मुल्क की मकबूल जमात है, लोग क्यों नहीं निकलते भाई इमरान खान की कॉल पर?
मैं उनको सिर्फ इतना कहूँगा कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए अपनी पंजाब पुलिस को ज़रा थोड़ा सा कानून के अंदर ले आएँ। उनको कहें कि अंदर का गुल्लू बट ज़रा संभाल के रखें, गुल्लू बट को ज़रा कंट्रोल करें। सिर्फ 24 घंटे इजाज़त देने के लोग निकल आए, जो इनको आईन और कानून हक देता है। आर्टिकल 15, 16, 19 आपको राइट देता है कि आप निकलें, आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप हमें जलसे की इजाज़त दे दें। ये मीनारे पाकिस्तान भर के ना दिखाया तो फिर हम सियासत नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, जबरदस्त जबरदस्त। ईद के बाद की आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? मुल्कीर एहतजाज होगा, सड़कों पर आएंगे, क्या स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की? देखिए, जो हमारे अलायंस के साथी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, गुफ्तगुएं भी हो रही हैं। कुछ तो हमारे साथ कुछ वक्त से चले हैं। मोहतरमा चकजई साहब हैं, मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से गुफ्तगू चल रही है हमारे सीनियर्स की, हमारे जो लोग कमेटी में हैं। JDA से मुलाकात हुई है। कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं जिनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़े नाम हैं और वो बड़े क्रेडिबल लोग हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। जो नेशनलिस्ट जमातें हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की, उनको भी हम साथ ले रहे हैं। तो ये देखना होगा कि क्या वो स्ट्रीट एजिटेशन पे हमारे साथ फुल फ्लेज आने के लिए तैयार होते हैं या वो स्टेज शेयर करना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको शायद अभी वक्त दरकार है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, इन लोगों के तजर्बात से भी इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है। बात बताऊं, देखिए जो शाहिद खाकान साहब हैं और फिर मुस्तफ़ा नवाज खोकर हैं, तो बिल्कुल छोटे भाई जैसा है। और मैं उसको इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि यंग एज में इंसान उसूलों पे स्टैंड इतना नहीं ले पाता, क्योंकि आप कहते हैं यार मेरा फ्यूचर है, ये है। जिस तरह मुस्तफ़ा ने कुर्बानी दी सेनेट की सीट की, क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया था मेरे ख्याल में आजम स्वाति साहब के लिए, तो उसने उनका स्टैचर, उन्हें सेनेट की सीट तो गंवा दी, इज्जत पाई बड़ी। तो इस तरह के लोग अगर हमारे साथ चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमने घाटे का सौदा नहीं किया। इंशाल्लाह अगर हक की आवाज वाले लोग, सच्चे साथी अगर हमें मिलते हैं, बेशक और जमातों के हों, आप अलायंस में भी जाते हैं और आप इकट्ठे मिलके चलते हैं, फिर आखिर को देखें मुल्क सबका एक ही साझा है। बिल्कुल सही। अच्छा अली मोहम्मद साहब, पुराने लोग अगर पार्टी को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं या वो कहते हैं कि हम, इमरान खान कल भी हमारा लीडर था, आज भी लीडर है, वो बीच में जो कुछ हुआ वो आपको भी सबको पता है कि लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छोड़ा। जब फवाद चौधरी साहब की मिसाल ले लें, आप पिछले दिनों देखें ना, शुएब शाहीन साहब से उनका जो झगड़ा हुआ, वो मिलने जाते हैं इमरान खान साहब से। अगर वो कहते हैं कि मैं PTI में हूँ या मैं PTI का हिस्सा हूँ, लेकिन मौजूदा लीडरशिप उनको मानने को तैयार नहीं है, अगर ऐसे है तो फिर तो इमरान खान साहब सिरे से कह देना कि फवाद चौधरी मेरे से मिलने ना आए, मैंने फवाद चौधरी से नहीं मिलना है। वो जाते हैं, मुलाकात भी होती है, मिलते भी हैं, तो क्यों ये मौजूदा लीडरशिप पुराने लोगों को एंटर नहीं होने देना चाहती है? क्यों इतनी इनसिक्योरिटी है? देखिए, मौजूदा पुरानी लीडरशिप ये ऐसी अजीब सी बातें हैं। लीडरशिप एक ही है, इमरान खान लीडर हैं, हम सब वर्कर हैं। किसी की क्या मजाल है कि वो कहेगा कि वो ना आए। मौजूदा जो लीडरशिप या जो केयर टेकर्स हैं, वो तो ओहदों पे खान साहब ने उनको दिया है, जमात दी है कि आप इसको चलाएं। जब तक खान साहब वापस नहीं आते वो चलाएंगे। उनको अगर कोई एतराज करता है कि ना आए, वो मेरे जैसे लोगों को हक है, या शहरियार अफरीदी को हक है, या असद कैसर को हक है, जो हम पुराने साथी थे। कुछ हमारे पुराने साथी छोड़ के चले गए, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, साबित कदम रखा। कभी ये नहीं कहते कि हम खड़े रहे, नो, अल्लाह ने हमें खड़ा किया। तो हम गिला कर सकते हैं कि यार आप क्यों आ रहे हो हमें छोड़ के। नया बंदा कैसे गिला कर सकता है? तो ये छोड़े इस बात को, इसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। मेरे ख्याल में मुझे कोई एतराज किसी उस शख्स का नहीं है जो किसी मजबूरी के आलम में गया है। लेकिन यहाँ पे दो बातें करूंगा। आखिरी फैसला इमरान खान साहब ने करना है कि किसको लेना है, किसको नहीं। और दूसरा ये कि अखलाकियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि फवाद साहब को नहीं करना चाहिए था जो शुएब साहब के साथ हुआ। शुएब साहब एट द एंड ऑफ द डे सीनियर वकील भी हैं और सीनियर हमसे उम्र में भी बड़े हैं। मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब रवैया था। बाकी फवाद साहब अगर पार्टी में वापस आना चाहते हैं, खान साहब का फैसला है, पुराने साथियों में से हैं। मैं समझता हूँ कि हर उस शख्स को वापस आने देना चाहिए जो किसी लालच में नहीं गया, बल्कि किसी मजबूरी में उसको जाना पड़ा। कोई ज्यादा बर्दाश्त कर सकता था, कोई कम बर्दाश्त कर सकता था। अब ये फैसला खान साहब ने करना है कि उन्होंने किस को वापस। एक और बात हम समझने से कासिर हैं कि बार बार आप लोग जो सड़कों पर आने का या तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं, जिस तरह ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की भी बात हो रही है,
ये बात आप लोगों को भी पता है कि इमरान खान साहब तब तक उनको रिहाई नहीं मिलेगी जब तक ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। ये बात आज आप लोग भी मानते हैं, ये हुकूमत भी मानती है, सबको पता है कि बात कहाँ पर बननी है। फिर ख़त भी लिखे, ओपन लेटर्स कह लें, कुछ भी कह लें, मैसेज पहुँचाना मकसद था, वो पहुँचा भी, उसका जवाब भी आया कि लेटर मिला नहीं, मिला भी तो पढ़ूँगा नहीं और पढ़े बगैर प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूँगा। तो ये सड़कों पर निकलने से या ईद के बाद एहतजाज करने से बात नहीं बनेगी। उधर बात करने का कोई ऑप्शन, कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा खुला है इस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए, उसका मुझे नहीं इल्म कि कोई रास्ता खुला है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में मामला को ठीक करने के लिए मुज़ाकरात तो नहीं, लेकिन बात जरूर होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, आपके मुल्क की फौज होनी है और एक आर्मी चीफ होना है, और उस तरफ भी उन लोगों को भी एहसास होगा कि चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई वज़ीर आज़म तो आएगा, तो हर कोई अपना अपना किरदार अदा करे। अगर एक वज़ीर आज़म या एक जमात मुकम्मल ही बैंकरप्ट है, उसकी कोई पॉलिटिकल करेंसी नहीं है, मतलब अवाम में बिल्कुल गैर मकबूल है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सियासी लाश को कंधे पे क्यों लेके जाएगा। जैसे अब शहबाज शरीफ साहब तो लीडर ही नहीं है, मैं उनको कोई डिसरिस्पेक्ट, पर्सनल डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो शायद सुन रहे हो, मैं कोई तस्दीक नहीं करना चाहता। उनकी जमात का लीडर तो मियां नवाज शरीफ है। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ये हाइब्रिड या मेकशिफ्ट टाइप की कोई अरेंजमेंट है। तो मुझे नहीं समझ आती कि एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी जिम्मेदार शख्स को किसी सियासी लाश को अपने कंधों पे ले जाने की क्या जरूरत है। जो भी आएगा करे हुकूमत, अगर नहीं परफॉर्म करेगा अवाम बार करेगी, तो क्यों गंद में पड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ मफाद इसी में है कि अवाम की मंशा पे मुल्क को चलाने देना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट अपने रिवायती रोल में जाए। जब वो रिवायती रोल में होती है, आपको याद होगा कितना लोग उनको वो करते हैं, इज्जत देते हैं, और कितना लोग उनको इन्हीं के नौजवान और सारा वो होता है। लेकिन अगर आप इस तरफ आते हैं, फिर आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आप पे तनकीद नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूँ, जो बार हुआ है, एहतजाज हुआ है, हमने नहीं कहा था, मैंने गौर साहब से पूछा, उन्होंने कहा नो, पार्टी ने किसी को नहीं कहा कि लंदन में एहतजाज करें। लेकिन मैं उन जिम्मेदार लोगों को जरूर कहना चाहता हूँ कि आप इस पे जरूर आप देखिए कि एहतजाज क्यों हुआ, क्यों जो है लोग आपकी बात को नहीं मान रहे, कि आप जो है इंटरफेयर कर रहे हैं या सियासत में आ रहे हैं। तो इस चीज से देखें, हमारा फायदा इसमें है कि मुल्क मजबूत तब होता है जब इदारे और कौम बिल्कुल यकजान दुफाल हो। वो कब होगा? वो तब होगा जब सियासतदान अपना काम करें, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत तो शादियाने बजा रही है कि मुल्क की मईशत बेहतर हो गई है, महंगाई सिंगल डिजिट पर, जबकि शरह सूद 12% पर आ गई है। यही नहीं, स्टॉक एक्सचेंज भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। सुनने में तो ये बातें भी कानों को बड़ी भली लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत के मुआशी तरक्की के दावों में कितनी हकीकत है। अगर महंगाई 40% से कम होकर आज 2.4% पर आ गई है, तो क्या ये हकीकत नहीं है कि महंगाई बढ़ी भी तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में ही थी। अपनी ही गलतियों को ठीक करके इसको तरक्की का नाम देके क्रेडिट किस बात का लिया जा रहा है? क्या ये हकीकत नहीं है कि महंगाई 2% पर आने के बावजूद भी आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में दिन ब दिन कमी होती जा रही है? ऐसी महंगाई कम होने का क्या फ़ायदा जिसके असरात आम आदमी तक ना पहुँचें? शहबाज शरीफ की हुकूमत मुल्क को 2 बार दिवालिया होने से बचाने का भी क्रेडिट लेती नज़र आती है। तो क्या ये हकीकत नहीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की दहलीज पर गया भी इन्हीं की हुकूमत में था? तो फिर तरक्की का क्रेडिट लेने की क्या ज़रूरत है? आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ महंगाई में कमी और मुआशी बहाली का सिर्फ क्रेडिट ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मुआशी तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। क्या कहते हैं वो ज़रा सुनिए। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई जो थी वो अरूज पर थी 40% पे, वो आज 2.4% पे आ गई है। रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछे न छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सवाल ये है कि क्या 16 अरब डॉलर्स के ज़खायर रखने वाला मुल्क यानी पाकिस्तान
650 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला का ज़खायर रखने वाले मुल्क भारत को पीछे छोड़ सकता है। इंडिया की GDP यानी तरक्की करने की शरह इस वक्त 7.5% पर है, जबकि 6.5% पर है, जबकि पाकिस्तान की GDP इस वक्त 1% से भी कम है। तो क्या भारत को पीछे छोड़ने का ख्वाब ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है? वज़ीर-ए-आज़म के पुराने साथी और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का तो ये मानना है कि महंगाई में कमी में हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी की वजह से हुआ है। पाकिस्तान में नाज़रीन तरक्की शरह की जो शरह है 0.9% है यहाँ, जबकि आबादी 2.4% से बढ़ रही है। इस हिसाब से हर पाकिस्तानी सालाना बुनियादों पर 1.5% से गरीब हो रहा है। तो क्या इसे मुल्क की तरक्की का नाम दिया जा सकता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 करोड़ 50 लाख लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 2 करोड़ 65 लाख बच्चे तो स्कूलों से अब भी बाहर हैं। तो क्या इसे हम तरक्की कहें? अगर मुल्क की मईशत को मुस्तहकम मानना है तो मुल्क में नई इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है? एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 187 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। तो क्या इसे तरक्की माना जाए? क्या ये हकीकत नहीं है कि साल 2024 में रोज़गार की तलाश में 7,27,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर गए? तो क्या इसे तरक्की का नाम दिया जाए? एक साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात में 6,106 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मजमूई कर्जे 88,000 अरब से ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या इसे तरक्की का नाम दिया जाए? पाकिस्तान के पास सिर्फ 16 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, जबकि इसी साल में पाकिस्तान ने 22 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज़ों की अदायगियाँ भी करनी हैं। तो इसे तरक्की का नाम दिया जाए? इस साल पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में रहने के लिए 13,000 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा करना है। कितना? 13,000 अरब रुपए, जिसमें 400 अरब रुपए शॉर्टफॉल का भी सामना है। तो सवाल ये है, पाकिस्तान इस हदफ को पूरा कैसे करेगा? तो क्या फिर हमें तरक्की का दावा करना चाहिए उसके बावजूद भी? ऐसे में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का इंदिया दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो अगले बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे सके? हुकूमती दावे हैं, दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कितना फ़र्क है इसमें? इसी पर मैं बात करूँगी। माहिर मैशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ और जो हुकूमती दावे हैं इनमें कितना फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपने जोशीले अंदाज में जिस तरीके से माइक हिला कर कल शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो दावा किया कि हम तरक्की में भारत को पीछे छोड़ देंगे, और ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, आप इसे मजाक कहेंगे या जज्बा जोश में कही हुई बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजी साहब, एक तो ये कि आपने बहुत सी कॉम्प्रिहेंसिव बातें की हैं। मुझे तो आपके साथ पूरा प्रोग्राम 1 घंटे का करना पड़ेगा, बिकॉज यही सारी गुफ्तगू जो है वो हम अगर कौम के सामने रखेंगे तो पता चलेगा कि आखिर मुल्क शॉर्ट टर्म में कहाँ खड़ा है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो हैं वो क्या हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म की बात बिल्कुल यहाँ है कि अगर हमने भारत को कैचअप करना है इन टर्म्स ऑफ आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन टर्म्स ऑफ आर सोशल इंडिकेटर्स, तो हमें अपनी शराय नमू यानी कि हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको 6 और 7% पर ले जाना है। तब हम इतनी नौकरियां निकाल सकेंगे कि जो 25, 30, 35 लाख, ये कहीं 25 से 35 लाख हर साल लेबर फोर्स में जो नए लोग आते हैं उनको हम अब्जॉर्ब कर सकें। और इसको आप कहेंगे कि वाकई ही सस्टेनेबल तरक्की, और जिसे कहेंगे तरक्की जिसकी एक्सेस लोगों तक है वो हो। एक तो बात बिल्कुल क्लियर है, भारत ने 90 की दहाई में वही किया जो पाकिस्तान को आज करने की जरूरत है। दूसरी बात ये बिल्कुल क्लियर है, इसका क्या मतलब है, वो भी IMF के दर पे ही खड़े थे, पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने फंडामेंटल्स को ठीक करेंगे और अपनी मैक्रो स्टेबिलिटी को परमानेंट करेंगे। जिसका क्या मतलब है, यानी कि अभी आपने कहा ना कि अफरात ज़र, एक तो मैं बार बार कहता हूं कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई के बढ़ने की शरह में कमी आई है प्लीज, ताकि लोग जो हैं वो ये फील ना करें कि डॉक्टर साहब आगे ये कह देते हैं जी चीजें महंगी नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पिछले साल 23% चीजें महंगी हुई थी, उससे पिछले साल 29% महंगी हुई थी। इस साल लग रहा है कि चीजें कहीं 8 से 10% तक ऑन द एवरेज महंगी होंगी। अगर मैडम शाजिया की तनख्वाह 92 चैनल 12% बढ़ा देता है तो वाकई उनकी कुव्वत खरीद बेहतर होगी। ये है एक्चुअल सिचुएशन महंगाई की।
पाकिस्तान की तो ये है ग्राउंड रियलिटी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मिसाल के तौर पर 30 रुपए किलो थी वो 10 रुपए किलो आ गई है, सस्ता नहीं हुआ है, मजीद महंगी होने की शरह रुक गई है, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई कम हो गई है, राइट? दुरुस्त, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में खातिर खा कमी आ गई है। मैंने पिछले 2 साल का आपको हकीकी नंबर दे दिया, 29% इन FY23, उसके ऊपर 23%, 24% कीमतें बढ़ी 2024 जब ख़त्म हुआ मालियाती साल। अब जो 2025 का मालियाती साल है इसमें 8-10% से ऊपर शायद कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो जो आप लोगों को हिट लग रही थी पूरे 25 करोड़ को, वो मच कम होगी। और कुछ उम्मीद है कि इससे अगर नई नौकरियां, कोई थोड़ा सा कारोबार चले, क्योंकि शराय सूद में खातिर खा कमी आ गई है। ये है मैक्रो स्टेबिलिटी का असल दावा जो हमें सामने रखना चाहिए, और इसकी बड़ी वजह IMF की एंगेजमेंट है। बट शाजिया साहिबा, जो बात आपने की है ना, क्या हम भारत को कैचअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका जवाब यह है कि 24वीं बार IMF के दर पे खड़े हैं। आज भी अगर प्राइवेटाइजेशन करने गए हैं, यानी कि फंडामेंटली भारत गया प्राइवेटाइज करने, एयर इंडिया कर दिया, 425 जहाज़ों का नया ऑर्डर कर दिया। पाकिस्तान दूसरी दफ़ा 2016 के बाद प्राइवेटाइज करने गया, आपने खुद देखा क्या हुआ PIA के साथ। सो आज बिलीव कीजिए कि ये काम प्राइवेटाइजेशन के करने हैं। एनर्जी सेक्टर अथॉरिटी रियल एस्टेट मालिकान ने मजाक बना कर रख दिया जी। आई थिंक उससे रेपुटेशनली भी हम हिट हुए, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं बार बार कहता हूं कि प्रॉब्लम इज कि हम कॉम्पिटेंटली गवर्न नहीं कर रहे मुल्क को। अल अरेबिया, टर्किश एयरलाइन, पेगासस, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंटरेस्ट नहीं था। कराची के जितने बड़े ग्रुप्स हैं जो ये सकत रखते हैं वो भी एंटर कर गए थे, एयर ब्लू भी एंटर कर गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि नो वन वांट्स टू टर्न अप इन पाकिस्तान। अगर आप एसेट को तैयार ना करें, सेक्टर को तैयार ना करें, देन दैट इज फॉर अस टू बी ब्लेम्ड एंड नॉट एनीवन कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं आया। दूसरा, एनर्जी सेक्टर, हुकूमत या अथॉरिटीज जो हैं इस वक्त गाये बगाए कुछ चीज़ों को देख रही हैं, उसका एक बड़ा रीवैम्प होने वाला है। आपको करना है एनर्जी की कॉस्ट नीचे लानी है, उसको नीचे लाए बगैर शराय नमू को बढ़ाया नहीं जा सकता, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है कंपेयर टू आपके एडजॉइनिंग एरियाज। इसी तरह जो पाकिस्तान की डीरेगुलेशन है, भारत ने एग्जैक्टली यही किया था। एस्टिमेट्स आर कि उन्होंने हजारों में अपने ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स थे उनको काटना शुरू किया। मनमोहन सिंह, मोंटेक अहलूवालिया, एक टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट्स आई वहाँ पे और उन्होंने खुद ये सर्जरी शुरू की जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया है। फिर उन्होंने कहा कि यार ये जो इस तरह की है कि हम मार्केट्स को पनपने नहीं देते, हम भी नहीं देते मार्केट्स को पनपने, हम रेगुलेट ओवर कर रहे हैं मार्केट्स को। उन्होंने कहा यार मार्केट कंपटीशन आने दें, और जैसे हमने आने दिया, कहाँ आने दिया, बैंकों में आने दिया, टेलीकॉम में आने दिया। आज टेलीकॉम के इतने सारे ऑपरेटर हैं, कंपटीशन है, मार्केट की प्राइस भी नीचे चली गई है, एफिशिएंसी भी ऊपर चली गई है। मैं पाकिस्तान की ही स्टोरी बता रहा हूं कि जहां आपने ये काम किया है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाए, दुनिया से ITES को आप देखें, IT सेक्टर, आप अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया चले जाएं, IT सेक्टर में बड़े बड़े ओहदों पर हर दूसरा बंदा इंडियन बैठा हुआ है और भारी भारी तनख्वाहों पर बैठा हुआ है। सो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी और प्रोडक्टिविटी या पैदावारी सलाहियत बढ़ाने का सबसे बड़ा जुज जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। पर आप तो मुझे कह रही हैं कि 2.5 करोड़ बच्चा, यानी कि 36% टू बी एग्जैक्ट, इफ आई लुक एट द सेंसस, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। सो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है हम 40% बच्चे से ही सारा कंपटीशन कर रहे हैं। पर यहाँ भी बात नहीं रुकती। आपका जो ऐसा बच्चा जिसको अपनी उसके मुताबिक, सकत के मुताबिक पढ़ना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ दोज पीपल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी वीकनेस है। पर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हम फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल अथॉरिटीज पे ना जाएं। डेवोल्यूशन के बाद ये चारों प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है। सो हमें उनसे भी पूछना है कि क्यों सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स और फिर बच्चों की मैल न्यूट्रिशन जो स्टंटिंग के लिहाज से है। अच्छा, अब ये हमने सारी गुफ्तगू की, डाइवेस्टमेंट की, एनर्जी सेक्टर की, फंक्शनिंग मार्केट्स की, ग्लोबल इंटीग्रेशन की। ये क्यों की? क्योंकि आपने मुझे सामने रखा कि क्या हम भारत जैसा
यानी कि शरह नमू को बढ़ाकर नौकरियां भी क्रिएट करें और ग्लोबली वो चीजें बनाएं। आप इतने सालों से गाड़ी बना रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने मुल्क में इंटरनेट को का हाल इतना बुरा कर दें, बेड़ा गर्क करके रख दें इंटरनेट का, और फिर आप चले हैं भारत से मुकाबला करने के लिए, ये बात भी किसी मजाक से कम नहीं लगती है। तो देखें, एक तो बात यह है कि अब हमारा बड़ा अच्छा हैंडल है ऑन व्हाट वी नीड टू डू, और जैसे मैं कहता हूं कि मैक्रो स्टेबिलिटी को अब वक्त और स्पेस को यूज करें उन सारे कामों का 2025 में। फिर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए। इससे क्या मतलब है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की शरह है शाजी साहिबा, वो 13 और 15% के दरमियान है। जितने भी मुल्कों ने तरक्की की, आपका बेहतरीन दोस्त चाइना तो 40% से भी ऊपर अपनी जो हुजम है इकोनॉमी का, वो उतना हर साल इन्वेस्ट कर रहा था। अब पाकिस्तान को, लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर को ये सारा डीरेगुलेट करके एक्साइट करना है। फिर थोड़ा सा हमें अपने जो आप पे टैक्स है 38.5%, मैन्युफैक्चरिंग पे 60-61%, इसको कम करना है ताकि हम मौके पैदा कर सकें कि मैं पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना चाहूं और अच्छा प्रोफेशनल पाकिस्तान छोड़ के मिडल ईस्ट ना जाए। ये हैं असल जुज़। अगर आप इंडिया को compete करना चाहते हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे काम अगर 3 से 5 साल में किए जाएं, साथ साथ एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जाए, तो पाकिस्तान के आज रिजर्व जो स्टेट बैंक के हैं वो तो 11-12 अरब डॉलर में हॉवर कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्टेट बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस के बाद जनवरी में खसारे में चला गया, इसकी क्या वजह है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब हमने जनवरी में ये कोशिश की कि थोड़ा सा, जैसे आपने देखा कि 22% से इंटरेस्ट रेट 12% हुआ, तो आपने कहा कि चले मैं थोड़ा सा कोई प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग शुरू करते हैं। लोगों ने गाड़ियां खरीदना शुरू की, तो क्या हुआ, इंपोर्ट एकदम थोड़ी सी टेक ऑफ की। आपका इंपोर्ट जब बढ़ी तो करंट अकाउंट का खसारा आ गया। सो बार बार मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को क्या ग्रो करना है या नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। ग्रो तो करना ही करना है शाजिया साहिबा, बट क्या हम वो कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं कि पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी खसारे में जाए बगैर एक पैदावारी सलाहियत पे बेस्ड ग्रोथ दे। उसकी सारी डिस्कशन आज हमने आपके सामने रख दी है कि वो क्या अवामिल हैं जो पाकिस्तान को इस जगह ले जा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती ही नहीं है, ये जितना हमारा सेक्टर है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, ये पहले 6 माह में 2% नेगेटिव ग्रो किया है। फॉर मी दिस इज वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज ये जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है। सो आपको जाके देखना है कि एसएमईज क्यों नहीं चल रही। मतलब अगर पूरी इकोनॉमी को देखें तो 50 लाख एसएमईज हैं, उनमें से सिर्फ 1,60,000 हैं जिनके पास फाइनेंशियल एक्सेस है। तो क्या स्टेट बैंक को सोचना है ना कि ऐसी क्या बड़ी वजह है। अच्छा, दूसरी तरफ जो वजीर खजाना जो टैक्स का गरीबों को, जाहिर है मिडिल क्लास जो तबका है उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहते हैं, लेकिन आपने बजट तक का जो हदफ है पिछले साल का, वो आप अचीव कर पाएंगे? फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईएमएफ से बैठ के निगोशिएट करें, उन्हें कहें कि अगर मैं अपने लोगों पर 38.5 और 60% मैन्युफैक्चरिंग पर लगाऊंगा, सैलरीड और मैन्युफैक्चरिंग पर, तो ये आउट ऑफ पाकिस्तान शिफ्ट करेगी और नई इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। और उनको कन्विंस करने के लिए ये जो टारगेट है ना इस दफा का 13,000 अरब का, ये पिछले साल से 40% ज्यादा है। एक इकोनॉमी जो स्लो हो रही हो, यानी कि शरह नमू कम हो रही हो, इन्फ्लेशन भी कम हो रही हो, उसमें इतनी ग्रोथ लाना बहुत मुश्किल है। और अगर उसमें 400 अरब का शॉर्टफॉल भी आपका, जी, जो पहले 6 माह का है वो 380 है जो आईएमएफ से डिस्कस होना है, और 470 के करीब है अगर 7 माह का ले लें। तो उनको कन्विंस करें कि ये इतना बढ़ाना शायद मुमकिन नहीं होगा, कहीं 28-30% पे उनको दोबारा री-इवैल्यूएट करवाएं, कुछ एक्सपेंडिचर्स को कम करें, सिर्फ पीएसडीपी को नहीं, उस पर भी बहुत कम खर्चा हुआ है तो उससे भी ग्रोथ इफेक्ट हुई है, यानी डेवलपमेंट बजट को। बट बाकी जारी अखराजात और जो मार्कअप में जाना है उस पर कमी हो, तो आप ये हदफ जो है इसको खातिर खा कम करके आगे बढ़ें ताकि नए टैक्सेस का इजरा ना करना पड़े और थोड़ी सी स्पेस मिले। बट ये स्पेस को अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे उन सारे कामों में जो मैंने आपके सामने रखी है। और फिर आखिर में मैं ये लोगों से अपील करता हूं, देखिए अगर आप ये करेंगे कि रिटेल और होलसेल टैक्स ना दे, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 77 साल से देने को तैयार ना हो, और प्रॉपर्टी में लोग कमाते जाएं
और ट्रांजैक्शनल टैक्स हो पर जो एक्चुअल कैपिटल गेन होता है, 1 करोड़ का प्लॉट जब 3 करोड़ का बिकता है और उस 2 करोड़ पे मेरे और आपकी सैलरी के मुताबिक टैक्स ना दिया जाए तो फिर सारी जिंदगी मांगते हुए गुजर जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मेरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।